हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक का नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स की क्या एटॉमिक थ्योरी थी उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जॉन डाल्टन के बारे में, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे। इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1808 में, यानी कि 1808 में ये थ्योरी दी थी। जॉन डाल्टन इनका नाम है। इन्होंने 1808 ईस्वी में ये थ्योरी दी थी। तो क्या थी ये थ्योरी, क्या इसकी लिमिटेशन थी, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं। पोस्टुलेट्स में जो पहली बात इन्होंने बताई थी वो क्या थी उसको देखते हैं। सबसे पहले बताया हुआ था इन्होंने मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। इन्होंने कहा था कि कोई भी मैटर है आपके पास, कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, जिनको हम एटम्स कहते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत थी। आज के टाइम पे हम देखें तो इन्होंने कहा था कि एटम आपके पास इंडिविजिबल पार्टिकल है, जबकि ये चीज़ गलत थी। एटम क्या है हमारे पास, एक हमारे पास डिविजिबल पार्टिकल है, जिसमें आपके पास एक न्यूक्लियस आता है और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में दो चीज़ें और आती हैं, प्रोटॉन्स आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन चलिए, इन्होंने ये थ्योरी दी थी उस टाइम पे, तो हमने इनके ही हिसाब से पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं। तो पहला पोस्टुलेट ये था कि मैटर छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम एटम्स नाम देते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था इनका? नेक्स्ट पोस्टुलेट ये था कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट में इन्होंने ये कहा था किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे सोडियम बताया गया है कि जो सोडियम है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे सोडियम बताया गया है, उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, जो भी सोडियम के एटम्स होंगे, उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। यानी कि एक किस्म के अगर एटम प्रेजेंट है तो उनकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी ही होती है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें उनका मास भी एक जैसा होगा। अलग अलग एटम्स का मास अलग अलग हो सकता है। जबकि अगर हम बात करें इस पोस्टुलेट की, तो आज के मॉडर्न टाइम में ये पोस्टुलेट भी गलत है। यहाँ तक इनकी बात सही है, यानी कि एटम की प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं, लेकिन उनका मास कभी भी सेम नहीं होता है। आपने सुना होगा हाइड्रोजन होता है आपके पास। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपको देखने को मिलते हैं। पहला है आपके पास प्रोटियम, दूसरा है आपके पास ड्यूटेरियम और तीसरा है आपके पास ट्राइटियम। तो इसकी हम बात करें तो इसका मास 1 होता है। यहाँ पे हम बात करें ड्यूटेरियम के केस में तो मास 2 होता है, और ट्राइटियम के केस में बात करें तो मास 3 होता है। यानी कि ये पोस्टुलेट हम कह सकते हैं 1/2, आधा ठीक है और आधा गलत है। आज के मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें, जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये चीज़ गलत है। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मासेस, यानी कि एक एटम दूसरे एटम से मासेस के बेस पर डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जैसे आपके पास ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, उसका ड्यूटेरियम नहीं, सॉरी, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, चलिए बात करते हैं। नाइट्रोजन का मास 13 भी होता है और 14 भी होता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का मास 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन और कार्बन का मास सेम आ रहा है। तो इस कंडीशन को आइसोटोप्स कहते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझिए। नेक्स्ट क्या बात कही थी उन्होंने, जो थर्ड पोस्टुलेट है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो चलिए अब थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा था? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो।
तो ये बात बिल्कुल सही थी। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी कंपाउंड तब बनता है जब एलिमेंट एक दूसरे के साथ फिक्स रेशो पे कंबाइन करते हैं, तो उस वक्त आपका कोई भी कंपाउंड बनता है। तो ये पोस्टुलेट उनका बिल्कुल करेक्ट था आज की मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से। नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट में उन्होंने कहा था केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें खाली एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जो एटम्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं एक से दूसरे के साथ कंबाइन, यानी कि हम कह सकते हैं ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड फॉर्म होंगे, लेकिन एटम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये हमने लॉज में भी पढ़ा हुआ था कि एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना तो हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये पोस्टुलेट भी इनका बिल्कुल करेक्ट था। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पे बताई गई। तो लिमिटेशंस ये थी इनके लॉज की कि इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, हाउएवर कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, ये लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन यानी कि केमिकल रिएक्शंस के जितने भी लॉज हैं, जैसे 5 लॉज हैं, हमने उनको पढ़ा हुआ है, उन सब को एक्सप्लेन करता है। लेकिन लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जब गैसियस लॉज की हम बात करते हैं तो ये वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, उनको ये फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट लिमिटेशन ये है इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीज़न फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम। इन्होंने ये भी नहीं कहा था कि अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने के बाद कंपाउंड बना रहा है, तो वो क्यों कंबाइन कर रहे हैं, क्यों कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही। इन्होंने ये तो कहा था कि उनके रेशियोज हमेशा फिक्स रह सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं कही थी कि रीज़न क्या है इनकी केमिकल कम्बिनेशन के पीछे। तो ये कुछ लिमिटेशन थी। ऊपर भी लिमिटेशन जहाँ जहाँ पे कमी लगी तो वो हमने डिस्कस की। तो कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।